Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about definitions of income tax. In this video, we are going to complete this chapter and हमने 12 definition properly कर ली थी part 1 में and part 2 में हमने start करनी है 13th definition and जो part 1 है उसमें income की just एक introduction दी थी income की definition की right। तो यहाँ पे start करते हैं under section 2 subsection 24 में। इनकम की डेफिनेशन में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी गेन होगा या डिविडेंड होगा, वो दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स में यही है। थर्ड पॉइंट में ये है कि जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है अगर रिसीव किया जा रहा है बाय ट्रस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम। ठीक है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मीन्स अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है और एज सच कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय फॉलोइंग टाइप्स मीन्स कौन उसे रिसीव कर रहा है, ट्रस्ट, एसोसिएशंस, फंड्स एंड बॉडीज एक्सेट्रा। एंड जो भी ये ट्रस्ट रिसीव करेगा कंट्रीब्यूशन फर्स्ट पॉइंट में, वो कंट्रीब्यूशन चैरिटेबल पर्पस के लिए होना चाहिए एंड इस कह सकते हो रिलीजियस पर्पस के लिए होना चाहिए, तो ही ये इनकम में इंक्लूड होगा। सेकेंड पॉइंट है साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस जो ये कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगी उन्हें भी हम इनकम में इंक्लूड करेंगे। सी पॉइंट ये है कि अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई भी फंड इंस्टीट्यूशन जो है रिसीव करता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C क्लॉज 4th 5th, तो ये कंट्रीब्यूशन हम इनकम में इंक्लूड करेंगे। डी पॉइंट है अगर कोई यूनिवर्सिटी या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C, तो इसे भी हम इनकम मानेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रस्ट जो है 5 लाख रिसीव कर रहा है पब्लिक से एक चैरिटेबल पर्पस के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए, तो उस केस में क्या होएगा, जो ये कंट्रीब्यूशन रिसीव की जाएगी वो इनकम में होगी, मीन्स इसमें ये टैक्सेबल इनकम काउंट होगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2(3)। तो इसमें क्या बताया गया है, जो परक्विजिट्स होते हैं जैसे सैलरी इन काइंड दे दिया आपने, फॉर एग्जांपल आपने इन जो है पैसों की जगह पे किसी और चीज़ को देकर आपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कर दिया। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होती हैं और सर्विसेज होती हैं, या फिर आपने कोई ड्राइवर दे दिया अपने एम्प्लॉय को, तो ये चीज़ें जो हैं सैलरी की जगह पे आपने दी है ना, तो ये भी इनकम में इंक्लूड होगी। फिर उसके बाद 5th पॉइंट आ गया, कोई भी स्पेशल अलाउंस है या बेनिफिट है बट अदर देन परक्विजिट्स, क्योंकि वो तो 4th में इंक्लूड किया जा चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्पेशल अलाउंस या बेनिफिट दिया जा रहा है टू एम्प्लॉई ताकि वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने यूनिफॉर्म परफेक्टली पहननी है तो उनको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे उस यूनिफॉर्म को ख़रीदने के लिए, तो उसे हम स्पेशल अलाउंस कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6th पॉइंट है कोई भी अलाउंस ग्रांटेड टू असेसी, मतलब कि कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए असेसी को कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो भी इनकम में इंक्लूड होंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस लाइक आप रेंट हाउस पे रह रहे हो तो आपका रेंट जो है आपको रिसीव हो रहा है, तो वो भी इनकम में इंक्लूड होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी और बाय एनी पर्सन और हुज। इसमें क्या होता है कि जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, वैल्यू ऑफ बेनिफिट या फिर अमेनिटी, उन सब को हम इनकम में काउंट करेंगे, वही मीनिंग है, बस इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। एंड उसके बाद इसका 7th A पॉइंट आता है, इसमें क्या बताया गया है, जो बिजनेस के प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं और बैंकिंग इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़। ओके, ये एग्जाम्पल में लिख देना कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड करने में आपको जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं तो वो इनकम में काउंट होंगे। एंड ये जो प्रॉफिट है और गेन्स है ये कैरेट कौन करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, जो भी वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट obtained फ्रॉम अ कंपनी ईदर बाय डायरेक्टर और बाय पर्सन। तो इसमें ये बताया गया है कि आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है या परक्विजिट्स मिल रहे हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था परक्विजिट्स, और जो कन्वर्टेबल है कैश में या नहीं है, और ये ऑब्टेन किए जा रहे हैं
फ्रॉम अ कंपनी आपको दे रही है, चाहे वो डायरेक्टर दे रहा है चाहे वो एक पर्सन दे रहा है, सो उसे भी हम इनकम का ही पार्ट मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट, एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 28 सेकेंड एंड थर्ड और सेक्शन 41 और सेक्शन 59। मीन्स ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे ये 5 पॉइंट्स। जैसे हमारे 10th पॉइंट में 28 अंडर सेक्शन दिया हुआ है एंड उसके बाद थर्ड ए, उसके बाद हमारा 11th पॉइंट में दिया है बी, फिर उसके बाद 12th पॉइंट में दिया है सी। ऐसे ही ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद जो 13th पॉइंट है वो 28 सेक्शन के अंदर जो भी बेनिफिट परक्विजिट्स हो रहे हैं। उसके बाद 14th पॉइंट है कोई भी कैपिटल गेन है वो अंडर सेक्शन 45 के अंदर हो रहा है तो वो इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट ऐड कर लेना कि अगर कोई भी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी होती हैं, मतलब आपने लॉटरी जीती है तो वो भी इनकम में ही इंक्लूड होगी। एंड यहाँ तक हमने इनकम की डेफिनेशन कर ली है एंड अब स्टार्ट करेंगे इट्स फीचर्स, यानी कि क्या फीचर्स हो सकते हैं इनकम के फॉर इनकम टैक्स पर्पस। सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेट सोर्स। इसका जो इनकम को कंपेयर किया गया है यहाँ पे विद क्रॉप के साथ और विद फ्रूट के साथ, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि फ्रूट ट्री से आता है और क्रॉप जो है फील्ड से आती है। And the existence of source for income is somewhat essential to bring a receipt under the charge of tax। यानी कि अगर आपके पास सोर्स होगा इनकम का प्रॉपरली तो चार्ज ऑफ टैक्स की रिसीट जो है उसे हम ब्रिंग कर सकते हैं, ईजिली हम चार्ज कर सकते हैं टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा अपने आप से ही इनकम अर्न नहीं कर सकता एंड इनकम जो है अर्न की जाएगी आउटसाइड से। और इसमें ये बताया गया है अगर कोई मेंबर ने कंट्रीब्यूशन दिया है कंपनी में फॉर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, अगर उसमें सरप्लस आया है तो उसको हम इनकम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टेंटेड इनकम। जो इनकम अर्न की गई है लीगली या फिर इलीगली वो इनकम ही रहेगी एंड इस पे जो टैक्स लगेगा वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डिवर्जन ऑफ इनकम का मतलब है, डिवर्जन का कॉमन मीनिंग होता है कि चेंजेस करने। तो जो भी यहाँ पे इनकम है, पार्ट ऑफ इनकम है या होल इनकम है, वो अभी तक असेसी के पास पहुँची नहीं है, बट ऑन दी अदर हैंड वो डाइवर्ट कर दी गई है टू अदर पर्सन ड्यू टू सम लीगल ऑब्लिगेशंस। तो इसे हम डिवर्जन ऑफ इनकम कहेंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब होता है जो इनकम रिसीव की गई है और वो स्पेंड भी कर दी गई है उसे हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्पररी और परमानेंट का। तो टेम्पररी इनकम कौन सी होती है, जो नॉर्मली असेसी का लॉस और प्रॉफिट बताती है और ये इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है। अगर परमानेंट इनकम की बात करें तो वो बैलेंस शीट में होगी कंपनी की, जो हमें एक स्नैपशॉट देती है क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है उस कंपनी की। तो ये इमटेरियल है फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। इसका मतलब ये है कि आपको किसी और के एक्सपेंसेस पे करने पर जो इनकम गेन हो रही है उसे हम इनकम नहीं मानेंगे। अगर आपने खुद के एक्सपेंसेस पे करे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस के रिलेटेड कोई भी आपने रीइंबर्समेंट करी है तो वो इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ऑनरशिप है प्रॉपर्टी की उसमें कोई डिसएग्रीमेंट है या फिर कोई कन्फ्यूजन है, तो उस केस में वो इनकम जो होगी उस पर टैक्स लगेगा, चाहे वो डिस्प्यूट एग्रीमेंट था, चाहे कोई भी यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, तब भी वहाँ पे टैक्स लगेगा। इट्स नॉट फ्री फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट इनकम इन मनी और मनीज वर्थ। सो इसमें ये बताया गया है कि जो भी इनकम आप कैश में रिसीव कर रहे हो या फिर इन काइंड आपको मिल रही है तो ये बोथ केसेस में टैक्सेबल होगी। इन केस इनकम अर्न की जा रही है इन काइंड तो उसकी वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग होगी। अगर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है तो इसकी वैल्यूएशन मार्केट प्राइस के बेस पे होगी। 9th पॉइंट देखो इनकम ऑफ एन एसएससी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है फ्रॉम लव अफेक्शन तो इसे हम इनकम नहीं मानेंगे, ठीक है। इनकम वही होती है ना, मनी में होनी चाहिए, ठीक है, तो ये इनकम नहीं होगी। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट्स, इसमें हमारे 2 पॉइंट्स मेन होंगे, ओके। ये इसका सेक्शन याद कर लेना।
अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज 10। तो इसमें फर्स्ट है मॉनेटरी गिफ्ट्स। मॉनेटरी गिफ्ट्स में क्या होता है, कोई भी आपको मनी रिसीव हो रही है फ्रॉम एनी पर्सन या लॉट्स ऑफ पर्सन्स विदाउट कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50,000, सो उसे हम इंक्लूड करेंगे मॉनेटरी गिफ्ट्स में। एंड इसकी जो टैक्सेबल इनकम होगी, जो भी मॉनेटरी गिफ्ट का होल अमाउंट होगा उसे ही हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो विदाउट कंसिडरेशन है उसमें क्या होएगा कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रिसीव करी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी पर्सन आपको दे रहा है, बट विदाउट कंसीडरिंग स्टैम्प ड्यूटी एक्सीडिंग 50,000, मतलब 50,000 से अबव की स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, और ये जो इसका हेड है वो बनेगा अदर सोर्सेज, ये अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद जो टैक्स इनकम है, मतलब जिस पे टैक्स लगेगा, वो होगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड केस है कि आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिली है, बट आपने कुछ कंसिडरेशन रिसीव करी है बट इनएडिक्वेट बाय एन इंडिविजुअल और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 7 क्लॉज B। तो इसमें क्या होएगा, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करी है फॉर कंसीडरेशन लेस देन स्टैम्प वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आपकी कंसीडरेशन जो स्टैम्प ड्यूटी थी उससे कम है, उसकी वैल्यू से कम है, और एक्सीड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ मोर देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, यानी कि अगर या तो कम है स्टैम्प ड्यूटी से, अगर या तो ज़्यादा है, तो उस केस में ये हम पॉइंट पढ़ते हैं कि आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करी है बट इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के बेस पे। इसमें 3 पॉइंट्स ये हैं। 50,000 का एक है कि अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी इससे कम या ज़्यादा होती है तो इनएडिक्वेट होगा। सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर आपकी कंसीडरेशन की 10% की वैल्यू कम रह गई एज कम्पेयर टू स्टैम्प ड्यूटी, तो उस केस जो टैक्सेबल इनकम होगी वो इज इक्वल्स टू होगी जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इस पॉइंट में ये क्लियर किया कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिलने पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस करके एक्चुअल कंसिडरेशन, मतलब कि यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू को कंपेयर किया हमने किसी के साथ जो कंसिडरेशन हमें मिल रही है। एंड अभी तक हमने 2 पॉइंट्स किए गिफ्ट के रिलेटेड, मॉनेटरी गिफ्ट और इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट, और हमने अब करना है इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जो भी गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी होगी उसमें क्या आएगा। फर्स्ट केस है विदाउट कंसिडरेशन। अगर आपको कोई गिफ्ट रिसीव होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा और उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो उसमें जो टैक्सेबल इनकम होगी वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट केस है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आपकी कंसिडरेशन लेस है देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर आपकी कंसिडरेशन लेस है देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बाय द अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, यानी कि इसको पहले ये कंपेयर किया कि आपकी मार्केट वैल्यू से कम की अमाउंट है, मतलब कंसिडरेशन, और जो कंसिडरेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू FMV मीन्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बाय अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, यानी कि इसमें लिमिट सेट कर दी 50,000 तक, और जो इनकम है हमारी वो बनेगी हमारी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम इंक्लूड्स लॉस। इसमें ये बताया गया है आपको मॉनेटरी टर्म्स में इनकम का मीनिंग कैसे लगता है, पॉजिटिव, राइट। अगर लॉस की बात करें वो नेगेटिव इनकम होगी। एंड इज़ वेरी वेल इंक्लूडेड इन इनकम एंड अ लॉस कैन बी सेट ऑफ और एडजस्टेड अगेंस्ट पॉजिटिव इनकम एज पर रूल प्रोवाइडेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एज पर रूल्स प्रोवाइडेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट ये बताया गया है कि जो भी आपका लॉस होगा वो सेट ऑफ हो जाएगा आउट ऑफ पॉजिटिव इनकम। नेक्स्ट पॉइंट है नो डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम। तो कोई भी इनकम पे डबल टैक्सेशन नहीं की जाएगी अनलेस स्पेशली प्रोवाइडेड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम। टैक्स ट्रीटमेंट के यहाँ पे 3 ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है टैक्सेशन इनकम। टैक्सेशन इनकम का क्या मतलब होता है कि ये
टोटल इनकम और फुली टैक्सेबल इनकम का पार्ट होती है एंड इसका सेक्शन लर्न कर लेना 14 और 69 इसका सेक्शन है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सैलरीज, रेंट, बिजनेस प्रॉफिट्स, प्रोफेशनल गेंस या कैपिटल गेंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जैसे हमने टैक्सेबल इनकम में पढ़ा था। फिर उसके एग्जम्प्टेड इनकम, दीज इनकम्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम ईदर फुली और पार्शली, चाहे वो फुली हो चाहे वो पार्शली हो, वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती है एग्जम्प्टेड इनकम। एंड कोई भी टैक्स यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता। इसका सेक्शन लर्न कर लेना अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एंड 10 सब सेक्शन 32 ऑफ एक्ट। नेक्स्ट है रिबेटेबल इनकम यानी कि टैक्स फ्री इनकम। दीज इनकम्स फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम एंड आर फुली टैक्सेबल। तो ये लाइन, और इसमें ये बताया गया है कि जो टैक्स कैलकुलेट होगा टोटल इनकम पे उसमें से ही रिबेट जो है वो अलाउ की जाएगी। ठीक है, इसका सेक्शन है 86। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई 14th डेफिनेशन, 13th कंप्लीट होती है हमारी यहाँ तक। और इसमें हमने हेड्स पढ़ने हैं, कौन से हेड्स होते हैं इनकम के अंडर सेक्शन 14। सबसे पहला हेड है सैलरीज का जो 15 to 17 सेक्शन में आएगा। देन हाउस प्रॉपर्टी का 22 से 27। देन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का 28-44 DB। और उसके बाद कैपिटल गेन्स का 45 से लेके 55 तक। अदर सोर्सेज 56 से लेके 57 तक। तो है कि जो इनकम है ये सारे हेड्स की ये सेपरेटली कंप्यूटेड की जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। और जो इनकम कंप्यूट की जाएगी अंडर दीज हेड्स शैल बी एग्रीगेटेड आफ्टर एडजस्टिंग पास्ट एंड प्रेजेंट लॉस। मीन्स वो एग्रीगेट फिगर बनाई जाएगी उसकी, एंड जिसे हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 वहाँ पे डिडक्शंस होंगी जिसे हम सेक्शन 80 में शो करते हैं। ये सारी डिडक्शंस अलाउ करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा उसे हम टोटल इनकम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब वो होता है कि आप जब टैक्सेबल इनकम में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हो। एग्जम्प्टेड इनकम का मतलब होता है कि ये अमाउंट आएगी ही नहीं, मतलब कि इस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, जो डिडक्शन है उसको अकाउंट में रखा जाता है, मींस उसको कंसीडर किया जाता है जब आप ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हो। ऑन दी अदर हैंड एग्जम्प्टेड इनकम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को एनकरेज करना। ऑन दी अदर हैंड एग्जम्प्टेड का क्या होता है कि ये अवॉइड कर देती है ओवर टैक्सेशन, मतलब कि उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद नेचर में ये है कि ये कंसेशनरी नेचर है, यानी कि ये कुछ रिड्यूस्ड रेट पर शो किया जाता है इसकी टैक्सेबल अमाउंट। और ये रिलैक्सेशन इन नेचर है, मींस इसको ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल जो एग्जम्प्टेड इनकम थी। उसके बाद डिडक्टेबल इनकम होती है, ये टैक्स फ्री इनकम होती है। सो ग्रॉस टोटल इनकम हमने पहले भी पढ़ लिया अंडर सेक्शन 80B सब सेक्शन 5 में। और ये जो हेड्स हैं हमारे ये भी हमने पढ़ लिया है पहले। और उसके बाद क्या बताया हुआ है कि इसका फॉर्मूला लिख देना कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, ये रिपीटेड वही आगे। क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस सेट ऑफ लॉस, ठीक है, ये याद रखना। 17th है टोटल इनकम किसे कहते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में। जो टोटल इनकम है उसका मतलब क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर टू इन सेक्शन 5, मतलब कि सेक्शन 5 में इसको बताया गया है, शो किया गया है अकॉर्डिंग टू एक्ट। और जो टोटल इनकम है सेकेंड लाइन में मीन्स इनकम रिमेनिंग आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन। तो जो भी हमने डिडक्शन करनी है उसके बाद में जो हमारी इनकम आती है उसे हम टोटल इनकम कहते हैं। ये पार्ट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है। जैसे टोटल इनकम इज इक्वल्स टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। इसी में एक छोटा सा पॉइंट है राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 288A मीन्स जो टोटल इनकम है हमारे पास उसकी राउंड ऑफ फिगर निकाल, जो इसके राउंड ऑफ फिगर होगी वो मल्टीपल्स ऑफ 10 होनी चाहिए। इफ़ द लास्ट फिगर इन द टोटल इज 5 और मोर देन इट वुड बी रेज टू नेक्स्ट हायर मल्टीपल ऑफ 10। कैसे, जैसे फर्स्ट में अमाउंट दिया है 1,25,634.80, तो यहाँ पे 34 है तो हम राउंड ऑफ 30 निकाल लेंगे। अगर ये 36 होता तो वो 40 पे जाता, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ईयर अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। जो असेसमेंट ईयर है उसका मतलब क्या है, 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो असेसमेंट ईयर है, ठीक है, वो 2021 टू 22 है एंड इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2020 टू 21। यानी कि जो इनकम आपने प्रीवियस ईयर में अर्न की उसकी टैक्सेशन या असेसमेंट 2021-22 में होगी। एंड इन इंडिया जो गवर्नमेंट है वो अपने अकाउंट्स बनाता है फॉर 12 मंथ्स जो स्टार्ट होते हैं, कमेंसिंग होती है इनकी 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। एंड इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि जो प्रीवियस ईयर का टैक्स होगा वो यहाँ पे असेस्ड होगा इन असेसमेंट ईयर, जैसे हमने पहले बात की। और हर एक बंदा जो लाइबल है अंडर दिस एक्ट वो रिटर्न फाइल करेगा ऑफ इनकम बाय प्रेस्क्राइब डेट्स पर। जो रिटर्न्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफिशियल या ऑफिसर्स प्रोसेस्ड करेंगे एंड इसे ही हम असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो रिटर्न्स होंगी इसकी, जो असेसी है वो चेक करेगा, अच्छे से वेरीफाई करेगा जो बंदा टैक्स पे कर रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रीवियस ईयर की, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में आती है। एंड जो प्रीवियस ईयर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म मानी जाती है क्योंकि इनकम वहाँ पे अर्न की जाती है एंड उसे ही फर्दर नेक्स्ट ईयर में असेस किया जाता है, जिसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जो प्रीवियस का मीनिंग वो है कमिंग बिफोर, हैंस इट कैन बी सिंपली सेड दैट प्रीवियस ईयर इज़ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। वही सेम बात वो घुमा के कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी असेसमेंट ईयर 2023-24 की है तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2022-23। सो सेकेंड पैराग्राफ में यही सेम बात बोली गई है। अब ए पॉइंट पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग बिजनेस। तो इसमें नॉर्मली आपका टाइम पीरियड है, जैसे आप अप्रैल में शुरू कर रहे हो और मार्च में ख़त्म कर रहे हो, या फिर आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 2022 है और 23 है, उसकी असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होगी 2023-24 में। अगर हम करें बात कि न्यूली सेटअप बिजनेस है या प्रोफेशन है, उस केस में क्या होएगा, इसकी एग्जांपल देखो। अगर आपका जो बिज़नेस सेटअप हो रहा है ऑन 15 सितंबर 2022, तो इसका टाइम पीरियड यहाँ से ही शुरू होगा और एंड कहाँ पे होगा, 31 मार्च 2023 पे। ठीक है, एंड इन केस ऑफ न्यूली क्रिएटेड सोर्स ऑफ इनकम, तो इसमें ये बताया गया है कि यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर को भी सिलेक्ट किया जा सकता है फॉर असेसमेंट के लिए। जैसे आपने कैलेंडर ईयर को बेस माना तो उसके बेस पे हमने 1 जनवरी टू 31 दिसंबर मान लिया। और अगर हम कहें कि दिवाली टू दिवाली कोई फेस्टिवल हमने बेस माना है यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर के लिए, तो वो भी यहाँ पे वैलिड है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है शिपिंग बिजनेस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिप ऑनर्स, सेक्शन 172। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी, ठीक है, जिसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इंडिया में एंड वो अर्न कर रही है इनकम फ्रॉम व्हाट, पैसेंजर्स, लाइवस्टॉक, मेल एंड गुड्स लोडेड करके। एंड इस शिप को वहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा जब तक आप कोई अल्टरनेटिव एग्रीमेंट्स नहीं कर लेते टैक्स पे करने का। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि जो मास्टर होगा शिप का उसे रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी ऑफ सच इनकम टू असेसिंग ऑफिसर के साथ बिफोर द डिपार्चर ऑफ शिप, जब तक आप उस पोर्ट को नहीं छोड़ते। ठीक है, उससे पहले आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी विद असेसिंग ऑफिसर के साथ एंड इसका टाइम पीरियड कितना है, 30 डेज। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। ये आएगा अंडर सेक्शन 174 में। इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल है वो जा रहा है छोड़ के इंडिया को एंड विद नो इंटेंशन टू रिटर्न, यानी कि वो वापस नहीं आने वाला ड्यूरिंग करंट असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर मीन जो प्रीवियस का जो टैक्स था उसकी असेसमेंट अब होने वाली थी, तो वो पहले ही चला गया। एंड द क्वेश्चन इज़ कि उसकी टैक्सेबल इनकम कब की और कहाँ से, किस ईयर की बनेगी। ठीक है, तो इसमें ये है कि जब आपका जो प्रीवियस ईयर है उसकी एक्सपायरी होगी तो वो स्टार्टिंग होगी एंड जब वो छोड़ के गया इंडिया को
उसकी एंडिंग होगी। इस पीरियड के बीच में जो भी टाइम आएगा उस टाइम तक उसकी टैक्सेशन पीरियड बनेगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, असेसमेंट ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म्ड और स्टैब्लिश्ड ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड। सेक्शन 174A, पहले हमने 174 के अंडर जो लीव कर रहा था उसका पॉइंट किया, एंड 174A के अंडर हम कर रहे हैं ये सारी बॉडीज, इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस। इन केस एन असेसिंग ऑफिसर फाइंड दैट कि जो भी ये सारी बॉडीज़ हैं वो स्टैब्लिश और फॉर्म की गई हैं फॉर लिमिटेड पीरियड के लिए, फॉर पर्टिकुलर इवेंट के लिए, एंड उसके बाद ये डिज़ोल्व हो जाएंगी और डिसकंटिन्यू हो जाएंगी सेम में, और अगर अकॉम्प्लिशमेंट हो जाती है दैट इवेंट और दैट ऑब्जेक्टिव तो उसी साल असेसमेंट की जाएगी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर द एसेट्स टू अवॉइड टैक्स, यानी कि वो एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, सेल कर रहा है उसकी, या फिर वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है ताकि वो टैक्स से बच सके अंडर सेक्शन 175 में। अगर ये शो हो जाता है, इफ़ इट्स अपेयर राइट कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या होगा? तो जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी है वो होगी बिटवीन द एक्सपायरी ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर एंड द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। लास्ट पॉइंट है हमारा इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, यानी कि बिजनेस ही बंद हो गया 176 के अंडर। अगर ऐसा होता है तो उसकी इनकम का पीरियड होगा बिटवीन एक्सपायरी ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर, जैसे हमारा शुरू से चलता आ रहा है लास्ट प्रीवियस ईयर की एक्सपायरी, अगर कोई प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर प्रॉपरली मेंशन नहीं किया जाता तो ये एक्सपायरी होगी उसकी प्रीवियस ईयर की, या फिर लास्ट डेट है उसकी डिसकंटिन्यूएंस की। मीन्स टाइम पीरियड बिटवीन एक्सपायरी ऑफ लास्ट प्रीवियस ईयर एंड टिल डेट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग द बिजनेस। सो यहाँ तक हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट होता है इनकम टैक्स का, चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ये आपके सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। हमने 2 पार्ट्स में कवर किए हैं, ये सेकेंड पार्ट है, एंड फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर।